नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, लेकर डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। बिहार में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा ने वहां की सियासत को गरमा दिया है। सासाराम बिहार शरीफ की हिंसा को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने लालू यादव की दुखती रग को दबाते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला। ये कहा कि बिहार में जंगल राज एक बार फिर से लौट आया है, यानी कानून का कोई इकबाल बिहार में नहीं रहा। गृहमंत्री ने इसके पीछे दलील दी कि यह सब कुछ इसलिए हुआ कि लालू की गोद में सत्ता के लिए नीतीश कुमार बैठ गए हैं। अमित शाह ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी फिलहाल नीतीश कुमार पर हमलावर है और नीतीश कुमार को इसमें साजिश नजर आ रही है। लेकिन सवाल तो बनता है कि बिहार में कानून की धज्जियां उड़ती हैं तो नीतीश कुमार साजिश को ढूंढते हैं, चाहे किसी की हत्या हो या फिर जहरीली शराब से लोगों की मौत या फिर दंगों की आग में जलता शहर। आज कई चुभते सवाल होंगे जिनका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में हिंसा की उठती चिंगारी भले ही आज थम गई, लेकिन उसकी तपिश कम नहीं हुई है। नवादा की रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने सासाराम और नालंदा हिंसा का जिक्र करके नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ये सरकार है बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड़ सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड़ सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़कर फेंक देना है। गृहमंत्री को सासाराम भी जाना था, लेकिन हिंसा की वजह से वहां नहीं जा सके। बिहार की कानून व्यवस्था पर जब अमित शाह ने राज्यपाल को फोन घनघनाया तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भड़क गए, जिसका जिक्र खुद अमित शाह ने किया। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। अमित शाह के बयान पर बिहार की सरकार में सहयोगी आरजेडी बिलबिला गई। गुजरात संभालिए, गुजरात संभल नहीं रहा, देश का गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है। देश के जो हालात हैं, चारों ओर हिंसा हो रहे हैं और ये बिहार की चिंता करने नहीं आए हैं। इनको 40 सीटों की चिंता है, 24 की। इसलिए आदरणीय अमित शाह जी, बिहार में शांति, सद्भाव, सद्भावना कायम है, कानून व्यवस्था है, कानून का राज है नीतीश तेजस्वी की सरकार में। बिहार के 2 जिलों में हिंसा की वजह से सियासत तेज है। बिहार शरीफ और सासाराम के हालात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी नेता नीतीश कुमार से तीखे सवाल कर रहे हैं। हिंसा के लिए नीतीश कुमार की तुष्टीकरण वाली नीति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बंगाल तो गजवाए हिंद के तुष्टीकरण पर है, ये भी उसकी राह पकड़ लिया है। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर। वहीं हिंसा को लेकर नीतीश कुमार के इधर उधर वाले बयान पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। कानून व्यवस्था जिस तरह से बिहार की चरमराई है, जंगल राज आया है। जैसे लालू राज था वैसे जंगल राज तब भी था, और अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है, वो दुर्भाग्य है कि बिहार एक बार फिर खराब परिस्थिति की ओर जा रहा है। बिहार की सरकार बंगाल के रास्ते पर चल रही है। कंपटीशन हो गया है क्योंकि दोनों प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, इसलिए बंगाल ज्यादा तुष्टीकरण की बिहार ज्यादा तुष्टीकरण। बंगाल तो गजवाए हिंद के तुष्टीकरण पर है, ये भी उसकी राह पकड़ लिया है। नीतीश कुमार के ऐसे बयान को प्रशासन की नाकामी बता रही है। हिंसा के दौर के बीच नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग उठा रही है। कौन सी तीसरी शक्ति है? अगर तीसरी शक्ति नालंदा में है, इसकी सूचना इनको नहीं है, तो मैं तो समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। साफ है कि जिस तरह से नालंदा और सासाराम में हिंसा भड़की है, उसने बिहार की महागठबंधन सरकार को बीजेपी नेताओं के निशाने पर ला दिया है। बीजेपी को नीतीश सरकार पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। सवाल यही है कि आखिर कौन है ये उपद्रवी जो बिहार को सुलगा रहे हैं, जो अब तक पुलिस प्रशासन के काबू में नहीं आ रहे हैं। जनता को तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं।
नालंदा जो आपका गृह जिला है, वहां रामनवमी का जुलूस निकलना तय था। आपका आईबी क्या कर रहा था? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आपकी सरकार क्या कर रही थी? उधर नीतीश कुमार पहले ही हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जता चुके हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कह चुके हैं कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। और कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। तो हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इसका और जान लीजिए कि ये सब एक मिनट सुनिए, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर। इसके बावजूद सियासी पार्टियां अपने हिसाब से हिंसा का गुणा भाग कर रही हैं। इस प्रकार से देश उन्नति कर रहा है, उन्नति की धारा के अंदर, बिहार के अंदर हम विकास लाना चाहते हैं। हमारे गृह मंत्री जी वहां जाने वाले थे, उससे पहले प्रोजित किया गया कि वहां पे एक दंगा कर दिया जाए और दंगे के साथ धारा 144 लगा दिया है, ताकि वहां पे अमित शाह जी नहीं जा सके और जो विकास वहां पे लाना चाहते हैं वो विकास रुक जाए। और खासकर हिंदुओं को मारा जा रहा है वहां पर, और मुसलमानों को पक्का वोट अपना बनाने के बाद ये काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव नजदीक आता है वो इसी तरीके के हालात पूरे देश में पैदा करते हैं। उनकी राजनीति ही ये है कि देश के अंदर अलग-अलग समुदाय को लड़ाया जाए और उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए। बिहार हिंसा में अभी तक 112 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सासाराम से 32 और बिहार शरीफ से 80 लोग पकड़े गए हैं। हालांकि पप्पू यादव बीजेपी नेताओं के फोन की जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही अमित शाह के नवादा दौरे पर भी सवाल उठा रहे हैं। इतने नफरत के बीज बोए हैं 2024 के लिए, इतने दंगे। सर, जहां पर 70-80%, 67% मुसलमान है, वहां पत्थर क्यों नहीं चली? किस दंगे में क्यों नहीं चले? सर, अररिया में क्यों नहीं चले? पूर्णिया में क्यों नहीं चले? कटिहार में क्यों नहीं चले? बिहार की इस हिंसा का राजनीतिकरण हो गया है। अमित शाह ने फिर जोर देकर कहा कि बिहार में कैसे जंगल राज लौटा है और 2024 लोकसभा और 2025 बिहार विधानसभा के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। धार्मिक उन्माद ने जहर घोला है, उससे समाज का निकलना आसान नहीं। लेकिन सियासी बयानबाजी का शोर अगर नहीं थमा तो बिहार की आबोहवा और बिगड़ सकती है और इसकी जिम्मेदारी फिलहाल तो नीतीश कुमार को ही लेनी होगी, जिनके हाथ में सत्ता की कमान है। सासाराम से आदित्य वैभव, मनोज कुमार सिंह और नालंदा से रंजीत कुमार सिंह, रोहित कुमार सिंह के साथ श्वेता सिंह, आज तक। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। कई खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, लेकिन उनकी तरफ जाएं उससे पहले एक बार बिहार के चीफ सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं। संबोधित करना चाहेंगे? वर्तमान में जो विधि व्यवस्था की स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। जहां जहां छिटपुट कोई घटनाएं हुई हैं, इन 2 स्थानों का, जिसका मुख्य सचिव महोदय ने अभी जिक्र किया, उन दोनों स्थानों में कुल अभी तक हमने 109 गिरफ्तारियां की हैं। ये वाला आप कुर्सियाँ लगी मैं दोबारा एक बात शुरू से बताता हूं। वर्तमान में पूरे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सासाराम
और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। ये निश्चित तौर पे एक प्रयास था राज्य की अमन शांति को भंग करने का, जिसको पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के इसको विफल किया है और हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि आगे कोई ऐसी घटना को हम नहीं होने देंगे जिससे कि आम सामान्य शांति व्यवस्था पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जो ऐसे अंसर हैं समाज में, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हों, उनकी भी हम पहचान करके उनको कानून के दायरे में लाएंगे। धन्यवाद। कितने लोगों की मौत हुई? एक ही व्यक्ति की मौत हुई और वो आपको मालूम है उसमें भी हमने कांड दर्ज करके गिरफ्तारियां की हैं। और बाकी कुछ नई बात इसमें ये है कि जो सासाराम में कुछ लोग बम से जख्मी थे, कल रात में ही हमने यहाँ से एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को भेज करके सुबह 5 बजे हमारी एफएसएल की टीम पहुँच गई थी और उसने जांच करके जो वहाँ पे अंश मिला था एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का, उससे हमने ये साबित कर लिया कि वो किसी तरह का किसी के ऊपर हमला नहीं था। वो व्यक्ति स्वयं ही या तो बम बना रहे थे या उसको हैंडल कर रहे थे। तो वो व्यक्ति जो जख्मी हैं वो अपराधी की कैटेगरी में आए हैं, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, उनका इलाज चल रहा है। जब वो बेहतर हो जाएंगे, हॉस्पिटल से छूटेंगे तो वो जेल जाएंगे। है ना, 6 व्यक्ति हैं उसमें। सब सासाराम में आधिकारिक तौर पे धारा 144 लगी थी कि नहीं, तो इस पे भी काफी ज्यादा चर्चा हुआ। स्थानीय प्रश्न आप स्थानीय प्रशासन से पूछे, हम लोग आपको कुल ओवरऑल व्यू दे रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं आम जन को आपके माध्यम से कि पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में। अब यहाँ पर आप बिहार के डीजीपी को सुन रहे थे जो कह रहे थे कि कुल 109 गिरफ्तारियां हुई हैं। फिलहाल इलाके में शांति है और शांति सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब यहां पर शांति है, ये यहां पर कहा गया। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, ये कहा जा रहा है कि माहौल खराब करने वालों को पकड़ा जाएगा, शांति व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आप हैं, वहां पर जो ये बातें कही जा रही है उसी तरह का असर है या डर भय का माहौल जो है वो अभी भी महसूस हो रहा है लोगों को और चर्चाओं में वो खौफ का आलम है? माहौल है ऐसा शुभांकर, ये सिर्फ बनी बनाई बातें नहीं है। लोगों से हमने बातचीत की है और सबने इस बात को कहा है। आप इधर देखिएगा, अब उसकी क्या तैयारी हो रही है। देखिए 5 बज गए हैं शाम के और जैसे जैसे अंधेरा ढलेगा वैसे वैसे सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर पुलिस के सामने, सुरक्षा बलों के सामने रहेगी। पीछे देखिए वहां पर गाड़ी में घोड़े लाद कर लाए गए हैं जो कि राजगीर की पुलिस एकेडमी से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो गलियां हैं जो जहां पर बहुत ज्यादा गाड़ियों के प्रवेश मुमकिन नहीं है, तो वो माउंटेड पुलिस उन इलाकों में जाकर गश्त लगाने वाली है। ये तैयारियां यहाँ पर की गई हैं ताकि उन इलाकों में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, तो उसके लिए ये तैयारी। दूसरा, हम यहाँ पर लहरी थाना के सामने खड़े हैं। जो थाना क्षेत्र यहाँ पर अलग अलग हैं, वहां से इंडिविजुअल जो फ्लैग मार्च है वो निकलेंगे। जब भी दंगे की स्थिति रहती है, सब समझते हैं कि फ्लैग मार्च की आवश्यकता होती है, लेकिन एक चीज मैं कहूं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कि सीएपीएफ के बलों के यहाँ पर होने की बात है, आपको सड़कों पर उतनी बड़ी मौजूदगी में नहीं दिखेंगे। ये बताया जा रहा है एहतियातन है, रात में अगर होगा तो उस समय ज्यादा निकाल कर लाएंगे। यहाँ पर आप बिहार पुलिस और बिहार पुलिस के जो स्पेशलाइज्ड टुकड़ियां हैं उनकी डिप्लॉयमेंट जरूर देख लेंगे, लेकिन जितनी ये बहुत बड़ा दायरा नहीं है, उस पूरे दायरे में सुरक्षा बलों की संख्या पर्याप्त है जिसको डिप्लॉय किया गया है, लेकिन उसे देखने की आवश्यकता है अभी सड़क पर। और एक बार फ्लैग मार्च होता है तो क्या उपद्रवियों के मन में वो खौफ बैठता है बनिस्बत सामान्य नागरिक के मन में खौफ बैठने का, वो जिस समय हो जाएगा उस समय यहाँ पर पूरी व्यवस्था काबू में आ जाएगी। शांति जो है वो बहाल हो जाएगी। लेकिन आपसे और भी है, वो सवाल ये है कि क्या पक्षपात की कार्रवाई का आरोप लग रहा है, क्योंकि बार बार ये बातें निकल कर आ रही है। सियासत चलिए अपनी जगह पर है,
सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो बयान हम सुन रहे हैं उसमें ऐसी बातें निकल कर आ रही। और बिहार का इतिहास ये कहता है कि जब सरकार में गठबंधन बदला तो दंगे हुए। 2018 में याद कीजिए 10 शहर थे जहां दंगे हुए। इस बार फिर गठबंधन बदला तो फिर उसके 1 साल के अंदर दंगे हो गए। तो ये पैटर्न भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि हौसले बुलंद हो जाते हैं जब शायद पसंद की सरकार आ जाती है, और दोनों बार रामनवमी पर। देखिए शुभांकर, यहां पर दो चीजें यहाँ पर दो चीजें मैं आपको बताऊंगी। जो रामनवमी का रूट था वो हम शुरुआत से ही तय था। वो पीछे जितने भी आप धर्म पताकाएं देख रहे हैं वो ये पूरा रूट वही है जहां से शोभा यात्रा होते हुए आगे बढ़ी है और आगे जाकर थोड़ी दूरी पर यहां से पत्थरबाजी वहां पर शुरू हो गई है, जिसके बाद से यहां पर दंगे की शुरुआत हुई। मैं आपको नुकसान अगर दोनों पक्षों की बात कहूं तो मुझे बराबरी का नुकसान दोनों तरफ दिख रहा है। अगर हिंदू दुकानें जली हैं तो मुसलमानों की दुकानें भी जली हैं, उनकी भी गाड़ियां जली हैं। लेकिन जो जिस इलाके में मैं अभी कुछ देर पहले गई थी जहां पर गोलियां चली थी और जहां पर एक 15 साल के लड़के की मौत हुई है, वहां पर जो लोग हैं वो बहुत आहत हैं और वो पक्षपात के सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे लड़के को यहां पर दिया भी नहीं गया कि हम उसका अंतिम संस्कार कर सकें, और इस वजह से वहां पर न केवल भय है बल्कि वहां पर आक्रोश भी बहुत ज्यादा है लोगों के बीच। तो नुकसान तो देखिए सामान्य लोगों का ही होता है। चाहे अभी तो जब जांच होगी, जब पुलिस जांच करेगी, जब सुरक्षा बल जांच करेंगे, तब समझ में आएगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, और वो भी टाइम बाउंड होने की आवश्यकता है। इस तरीके से नहीं कि हमने जांच शुरू कर दी, उसका नतीजा जब तक नहीं आएगा तब तक अगले साल, उसके अगले साल हर त्योहार में कोई ना कोई ऐसी चीज होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। लेकिन हाँ, जो बात आप कह रहे हैं वो केवल सोशल मीडिया पर नहीं है बल्कि लोगों के मन में भी है। लोगों की तरफ से भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है श्वेता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ग्राउंड जीरो के हालात लगातार हमारे दर्शकों को दिखाए हैं। मेरे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हैं। संजय सिंह जी हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन हैं बिहार बीजेपी के, आपका स्वागत है। अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपी के। सैयद अफजल अब्बास साहब हैं, जेडीयू के नेता हैं, आपका स्वागत है। वारिस पठान जी हमारे साथ हैं, एआईएमआईएम के स्पोक्स पर्सन, आपका स्वागत है। डॉक्टर नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, अगर वो आते हैं हमारे साथ तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत सैयद अफजल अब्बास साहब मैं आपसे करूंगा। रमजान के महीने में रामनवमी की शोभा यात्रा, ऐसे में जिस संवेदना की, जिस तरह से सुरक्षा की उम्मीद और जिस गंभीरता की उम्मीद बिहार पुलिस से की जाती है, पुराने इतिहास को देखते हुए क्या वो सुरक्षा का भाव बिहार पुलिस पैदा करने में नाकाम रही? इस बात को स्वीकार आप करेंगे या अभी भी कहेंगे कि दाएं बाएं की शरारत है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये बहुत दुखद घटना है और मैं खुद ही आपसे कहने वाला था कि रमजान के पवित्र महीने में और रामनवमी के मौके पर इस तरह के से जश्न मनाना या फिर नमाज पढ़ना, नमाजियों को मानना, या फिर यूं कहे कि पत्थरबाजी करना जुलूस पे, ये कौन सा मजहब सिखाता है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शरारत है। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। राम की जन्म मनाना क्या यही सिखाता है कि आप तलवार लेकर रोड पर निकले, या मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले लोग छुप के नमाज पढ़े या उनके तरफ से पथराओ? ये कोई मजहब नहीं सिखाता। सबसे बड़ी बात ये, मुझे अफसोस है कि दोनों जगह जुमा की नमाज हो रही है, रमजान का महीना है, पुरुषोत्तम राम के जन्म मनाया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है। सैयद अफजल अब्बास साहब, देखिए ये जो बातें आप कह रहे हैं ये सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, मुझे ये बहुत अच्छी बात लग रही है, लेकिन सवाल मेरे मन में आता है आपकी पुलिस क्या कर रही थी सर? पहली बार ये हिंसा नहीं हुई है, इससे पहले भी यहां पर इसी रूट पर हिंसा हो चुकी है। आपको पता था सेंसिटिव इलाके हैं, यात्रा का रूट क्लियर था, जो सेंसिटिव इलाके थे वहां पर पुलिस क्यों मौजूद नहीं थी? और 2 दिन से लगातार हो रहा है। जिस रूट से आप फ्लैग मार्च करते हैं वहां 1 घंटे बाद गोली चल जाती है, 3 लोगों को गोली लग जाती है, 1 व्यक्ति की मौत हो जाती है। आपकी पुलिस का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। केवल पुलिस सोशल मीडिया पर बैठ के ट्वीट खेल रही है बिहार पुलिस। देखिए, मैं पुलिस की तरफदारी है इसकी बात नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि कमी रही हो, लेकिन क्या सिर्फ पुलिस पे ही लाद दीजिएगा? क्या ये कौन सा जुलूस, कौन सा ये कि 57-58 साल की उम्र मैंने कभी नहीं देखा कि तलवार लेके राम की जन्म मनाया जाता हो। ये कहीं ना कहीं भड़काऊ बातें हुई होगी, सरकार किसकी है? हुई। मैं एक तरफ की बात सरकार किसकी है? ऐसा मौका क्यों दिया जा रहा है? सरकार किसकी है सर? पीछे कोई और तो नहीं है सैयद साहब, सरकार किसकी है? हो सकता है सरकार किसकी है? गृह मंत्री कौन है?
मैं रोजे में कह रहा हूं, हो सकता है कि कमी हुई हो, नहीं लेकिन हो सकता है नहीं सर, आपको साफ कहना पड़ेगा। प्रदेश का गृह मंत्री कौन है? हथियार लेके घूमना, राइफल बंदूक। सर अगर आपके प्रदेश में कोई तलवार लहरा रहा है, अगर आपके प्रदेश में कोई बंदूक लहरा रहा है, अगर आपके प्रदेश में कोई बम बना रहा है, तो ये जिम्मेदारी मेरी होगी या पुलिस प्रशासन सरकार की होगी? गृह मंत्रालय किसके पास है? आपका बिहार का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? पार्टी ये परंपरा जो शुरू हो गया है कि हाथों में तलवार लेके क्या राम के जन्मदिन पर ऐसी शोभा यात्रा निकाले या फिर रमजान में। सैयद अफजल साहब, अगर आपको लग रहा था आप नियम कानून सख्त कर देते। ट्रैक में देश जा रहा है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, प्रशासन की, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पुलिस की नाकामी क्यों ना कहा जाए? गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्रियालय दोनों की नाकामी क्यों ना कहा जाए, जब सारे बड़े ओहदे आपके पास हैं और उसके बावजूद बिहार सुलग रहा है? गिराया जाए। आप ये भी बताइए वहां पे ना कि वहां पे सोखड़ा वक्त स्टेट के में आग लगाई गई, वहां हॉस्टल में आग लगाया गया, तो क्या एक तरफा तो है नहीं? मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हिंदू का नुकसान हुआ, मुसलमान का नुकसान हुआ, दोनों को लेकर बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये नौबत क्यों आई? क्यों ना माना जाए कि बिहार सरकार की नाकामी यहां पर है? रमजान का मौका था, पहली बार रामनवमी पर शोभा यात्रा निकल रही थी। इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं। 2018 में भी आप मुख्यमंत्री थे, 2018 में भी गृह मंत्रालय आपके पास था। मुख्यमंत्री है हम तो 2018 में जब 10 शहरों में दंगे हुए थे तब भी यही इलाके थे 2018 में। कौन कर रहा है? तो अगर 2018 में घटनाएं हुई थी और 10 शहर में दंगे हुए थे, तो फिर आप लोगों ने इसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने सुरक्षा पुख्ता क्यों नहीं की? तो शांतिपूर्ण तरीके से ये किसी ने कहा? कोई नहीं कह रहा, ये सिर्फ नीतीश कुमार को दोषी दे रहा है। सिर्फ नीतीश कुमार को कोई दोषी नहीं दे रहा है, लेकिन अगर लड़े नाम तो जीते सरदार का, तो हारे भी सरदार का। अगर गृह मंत्रालय आपके पास है, पुलिस आपके पास है, तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मैं कह रहा हूं, मैं सवाल का जवाब दे, मुमकिन है कि कभी नहीं होगी। तो आप कहिए एक बार, आप ये बात कहिए कि पुरानी घटनाओं से आप लोगों ने सबक नहीं लिया। इससे पहले भी 5-6 बार ऐसी घटनाएं रामनवमी पर हो चुकी हैं। मैं देखिए, तो मैं रमजान के महीने में रोजे में बोल रहा हूं। सर आपका मैं सम्मान करता हूं। देखिए 109 आदमी अरेस्ट किसने किया? सर आपकी बात का सम्मान, लेकिन सवाल जो है वो अभी भी बरकरार है। और फिर मैं कह रहा हूं, बिहार पुलिस एक यूट्यूबर को लेकर पूरी लिस्ट जारी कर देती है, उसका जात, उसका गोत्र, उसका बैंक अकाउंट सब जारी कर देती है, और आज बम बनाने वाले का नाम लेने में परहेज कर रही है। बम बनाने वाले का नाम लेने में परहेज कर रही है। क्यों कर रही है? आप यूट्यूबर पे आ गए। आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं, आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोग दो तरफा कार्रवाई करते हैं। आप लोगों ने हौसले बढ़ा दिए हैं। इस तरह के जो है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, आप अपना जवाब तैयार रखिएगा और ये सवाल पूछूंगा मैं बार बार कि क्या आपकी पुलिस पुरानी घटनाओं सबक नहीं ले पाई? संजय सिंह जी, आपके पास हम आते हैं। बिहार में विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों को अवसर मिल गया है, दंगों का अवसर है, इस वक्त शांति सद्भाव बनाने की अपील की जगह पर आप लोग और आग में घी डाल रहे हैं। आप लोग 40 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए बिहार में और माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसे आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। यह कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि देखिए देश भर में इतने राज्य हैं, पूरा देश आप संभाला नहीं जा रहा, लेकिन बिहार को लेकर यह आपका लगाव नहीं है, यह 40 सीटों का मोह है जो 1 साल बाद चुनाव को लेकर है। ऐसे आप पर आरोप है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, उसको नियंत्रित करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। ये सरकार अपनी जिम्मेवारी को निभाने में पूरी तरह विफल रही है, पूरी तरह नाकामयाब रही है। बिहार में, पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है। सासाराम और बिहार शरीफ में लोग आतंक के साये में जी रहे हैं, लोगों में भय व्याप्त है और सरकार बेबस और लाचार है। आप सत्ता में हैं, प्रशासन आपके हाथ में है, जो उपद्रव करता है उसको पकड़िए। आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? हर बार रामनवमी में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। और सासाराम में तो पहले भी आपको पता है कि वहां जो एक शिलालेख था सम्राट अशोक से संबंधित पुरातत्व विभाग का, उसको एक पंथ के लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा था। उसको मजहबी रूप देना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार के पहल से उसको मुक्त कराया गया। कुछ लोग तनाव में थे, कुंठा में थे, उनके अंदर प्रतिशोध की भावना थी और उनको लगा कि ये राम का जन्मोत्सव लोग धूमधाम से मना रहे हैं, सब लोग उत्सव में लगे हैं, ये उपद्रव
फैलाने का बेहतर अवसर है। तो आपका खुफिया तंत्र फेल है, आपका शासन प्रशासन फेल है, घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का रटा रटाया तकिया कलाम सामने आता है, एक एक चीज देख रहे हैं, एक एक चीज कर रहे हैं। किसने हाथ पांव आपके बांध रखे हैं? आपकी बेबसी और लाचारी क्यों है? आप क्यों नहीं निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं? जो भी दोषी हो संजय सिंह जी देखिए, आप कार्रवाई करिए। संजय सिंह जी, तो आप इधर बिहार में विपक्ष में हैं। मैं तो यही कहूंगा संजय सिंह जी, कि तू संजय इधर सिंह उधर जी, की आपसे न मेरा बात एक कर, सवाल है। ये बता कि कारवां क्यों लुटा? संजय मुझे सिंह जी, राजनों से गिला नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, पे सवाल बिल्कुल ठीक बात है। शासन सत्ता हुकूमत आपके हाथ में ठीक है। अब संजय सिंह जी सवाल सुन लीजिए मेरा, संभालिए। अरे सर सुनिए सवाल। सर यहाँ पर आज हम लोग भाषण देने नहीं आए सर, यहाँ पर हम लोग चर्चा करने के लिए आए और बहुत ही संवेदनशील विषय है। एक सवाल मेरा आप लोगों से भी है, आप विपक्ष में हैं, आपका हक है, आप सवाल पूछिए, लेकिन सवाल उठाने के साथ साथ जब आप पुलिस प्रशासन सत्ता पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर उसमें हिंदू मुसलमान क्यों आप लोग कर रहे हैं? आपके एक बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार जी समझे कि केवल मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है। अगर दंगा है, स्थिति वहां पर खराब है, वहां पर तनाव बरकरार है, लोग डरे सहमे हैं, हिंदुओं का भी नुकसान हुआ है, मुसलमानों का भी हुआ है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो क्या सियासत थोड़े दिन बाद नहीं कर सकते हम? इसी वक्त कहना जरूरी है कि मुसलमानों के साथ मुख्यमंत्री नहीं है, आपको हिंदू भी वोट देते हैं। ये हिंदू मुसलमान की सियासत 40 सीटों के लिए जो पर आरोप लग रहे हैं, क्यों ना माना जाए ये सही है? नहीं, सवाल देखिए, सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। आप स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। और अभी श्वेता जी बता रही थी कि वहां के स्थानीय लोग भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, और आपने किनके साथ परिणय कर लिया है? आपने जंगल राज के परिणेता के साथ परिणय कर लिया। और आपको याद होगा भागलपुर में जब दंगा हुआ था तो जो दंगाई था उसको सामाजिक सद्भावना के लिए इन लोगों ने पुरस्कृत किया था, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने, उससे आपने हुकूमत कर लिया। तो आप अगर तुष्टीकरण करेंगे, अपराधी अपराधी होता है, उपद्रवी उपद्रवी होता है, उसको मजहब के नजरिए से मत देखिए, उसको जाति धर्म के नजरिए से मत देखिए, आप सख्त कार्रवाई करिए ना। आपने श्वेता जी की रिपोर्ट का जिक्र किया, हालांकि उस रिपोर्ट में एक बात और भी थी कि जितना नुकसान हिंदुओं का हुआ है उतना ही नुकसान वहां मुसलमानों का भी हुआ है। इस बात का जिक्र भी उस रिपोर्ट में था। उस रिपोर्ट का एक हिस्सा आपने उठाया, दूसरा नहीं उठाया। वारिस पठान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। वारिस पठान जी, सवाल बड़ा सीधा है, मैंने शुरुआत भी इसी से की थी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देखिए साजिश नजर आ रही है और इधर उधर किसी ने कर दिया है। बड़ा एक जनरल सा बयान जो उनका है वो निकलकर सामने आया, लेकिन बिहार का इतिहास से कहता है यहां पर ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। महागठबंधन से जब वो एनडीए में गए उसके बाद भी उस दौरान हुआ था, और इस बार भी जब बीजेपी से वो गए महागठबंधन में, हर बार एक पैटर्न दिख रहा है। सत्ता परिवर्तन के साथ अलग अलग लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। रमजान के महीने पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है। आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन उतनी मुस्तैद, उतनी ज्यादा सजग थी जितना उसे होना चाहिए था? वो संवेदनशीलता या वो एक जो स्थिति थी उसको भाप पाई वो? देखिए शुभांकर, सबसे पहले तो मैं कहूंगा चाहे बीजेपी सरकार हो, नीतीश हो, तेजस्वी हो, पुलिस प्रशासन, तमाम लोग फेल हो चुके हैं कायदा कानून का पालन कराने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, वायलेंस को रोकने के अंदर पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। आप हम सब देख रहे हैं, विजुअल क्या आ रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर सब चल रहा है कि वायलेंस आगजनी कहीं रुक नहीं रही है, बढ़ती जा रही है। इसकी पूरी पूरी जवाबदारी तो सरकार पे बनती है। सरकार, पुलिस प्रशासन पूरा फेल हो चुका है, एक पैटर्न के तरह चल रहा है। देखिए शुभांकर क्या हो रहा है, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो, क्या हो रहा है? वहां पे एक शोभा यात्रा निकाली जाती है राम जन्मभूमि के, राम इसके नाम पर नवमी के, पुलिस परमिशन नहीं देता है, पुलिस बोलता है यहां से मत लेके जाइए, दूसरे रूट से लेकर जाइए, मगर उसका उल्लंघन किया जाता है। यात्रा निकलती है, एक मस्जिद दिखती है, मस्जिद के बाहर रोकते हैं, वहां पे JSR के जोर जोर से नारे लगाए जाते हैं, वहां पर डीजे बजाया जाता है, वहां पे झंडा लेकर ऊपर चढ़कर लहराने की कोशिश की जाती है, वहां पर फिर प्रोवोकेशन किया जाता है, सामने से लोग आते हैं, पत्थरबाजी होता है, उसके बाद में आप देखिए वातावरण खराब होने लगता है। मुझे बताइए बिहार जहां पर ये हो रहा है वहां पर पुलिस चाय समोसा खा रही थी क्या? आपको नहीं लगता कि अगर ये सारी चीजें प्लानिंग चल रही है? 10 से 12 मस्जिदों को जला दिया। वारिस जी, मेरे मन में सवाल ये आता है कि अगर ये सारी चीजें आपको पता है और दूसरा पक्ष, वारिस पठान एक बार सवाल सुन लीजिए मेरा, वारिस जी सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि वहां पर ये सारी तैयारियां की जा रही थी शोभा यात्रा को लेकर, दूसरा पक्ष कह रहा है कि पत्थर, बंदूकें, कट्टा तैयार कर लिया गया, 100 राउंड गोली चल गई। मेरा सवाल ये मेरे मन में आता है कि अगर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ये कर रहे थे तो वहां जो पुलिस प्रशासन है वो चाय पकौड़ा समोसा खा रही थी, इंटेलिजेंस वहां सोई हुई थी, क्या चल रहा था कि कानो कान खबर नहीं है? और पहली बार नहीं हुआ है, 5वीं 6ठी बार यहां पर हुआ है।
नहीं सुनिए शुभांकर, सुनिए मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। शुभांकर सुनिए, पुलिस प्रशासन पूरी तरह विफल हो चुका है, पूरी तरह फेल हो चुका है। उनकी जवाबदारी बनती थी रोकने का। और जो राम नवमी के नाम पे जुलूस निकाल के गए, अरे मैं कहता हूं कि अगर राम जी के जो असल भक्त होते हैं वो कभी इस तरह का प्रोवोकेशन नहीं करते। तलवार लेकर जाते हैं जुलूस में, बंदूकें लेकर जाया जाता है जुलूस के अंदर। बिहार शरीफ के अंदर शुभांकर 10 से 12 मस्जिदों को जला दिया गया, नालंदा में ओल्ड मदरसे को जला दिया गया, कब्रिस्तानों को जला दिया गया, मुसलमानों की दुकानों को लूट लिया गया, जला दिया गया। क्या कर रहा है तुम्हारा पुलिस प्रशासन? कहां सोया है? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये सरकार का षड्यंत्र नहीं दिखता आपको कि नहीं पोलराइज करिए, किसी भी तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहिए? तो कौन जवाबदारी लेगा इसका? बताइए कौन थे वहां पर जिन्होंने प्रोवोकेशन किया? तो कब इन पर कार्रवाई होगी, कब इन पर इंक्वायरी होगी? चीफ जस्टिस को एक आदेश डालना चाहिए कि कोई बड़ा एक जज को अपॉइंट किया जाए सरकार द्वारा, हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करो, इंक्वायरी करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि सच सामने आना चाहिए, क्योंकि नेता लोग जो है वो अपने अपने बयान देते रहेंगे और उस बयान में सच छिप जाता है। हालांकि आपने एक पक्ष कहा कि रामनवमी में जो लोग उपद्रव कर रहे हैं वो राम के भक्त नहीं हो सकते, उसी तरह जो रमजान के पाक महीने में रोजा रख रहे हैं और अगर वो भी पत्थरबाजी कर रहे हैं तो वो भी अल्लाह के मानने वाले नहीं हो सकते। दोनों तरफ से जो लोग हैं उनको लेकर, उनकी भक्ति को लेकर सवाल है और वो कम से कम अपने खुदा या अपने भगवान के सच्चे नहीं हो सकते। लेकिन डॉक्टर नवल किशोर आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज अमित शाह ने आरोप लगाए और अमित शाह साफ साफ लफ्जों में कहते नजर आए कि बिहार में नीतीश कुमार जी सत्ता के लालच में जंगल राज पार्ट 2 लेकर आ गए। वो कह रहे हैं कि जब से तेजस्वी आए हैं तब से गुंडागर्दी जो है बढ़ रही है और आज बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस घटना में मुसलमानों को बचाया जा रहा है और हिंदू पक्षों पर कार्रवाई ज्यादा की जा रही है। ये बार बार वहां से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हम दिखा रहे हैं, कई लोग भी कह रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को आप? देखिए, सबसे पहले तो वो चाहे रामनवमी का महीना हो या रमजान का महीना हो, इस पवित्र महीना में इस तरह की अप्रिय घटना बहुत ही दुखद है, सिर्फ राज्य के लिए नहीं समाज के लिए भी। जहां तक अमित शाह जी का सवाल है, जब से, या भाजपा कह लीजिए, भाजपा का सवाल है, जब से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है अगस्त के महीने से, आप देखेंगे कि आधे घंटे के अंदर में भाजपा ने इस नैरेटिव को सेट करने में पूरा ऊर्जा लगा दिया उसमें। वो चाहे उनके नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे केंद्रीय स्तर के नेता हो या कार्यकर्ता हो, सब लोग उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में बात करने लगा। तो कहीं ना कहीं ये मंशा कि जंगल राज वहां पे नहीं भी है तो भी उसको जंगल राज में तब्दील करने का ये लोग दिन रात ये सपना देखते रहे और सपना को सच करने के लिए कुछ काम भी किए होंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जो लोग डे वन से ये बात कह रहे हैं उनकी मंशा भी है, वो चाहते भी हैं, वो चाहते हैं कि, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ रहे तो जंगल राज नहीं है। आधे घंटे में परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार जंगलराज के साथ हो जाता है, वहां पर वही डीएम, वही एसपी, वही सारा सिस्टम, वो जंगलराज हो जाता है। ये बेहद हास्यास्पद है इस तरह की बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए कोई भी अप्रिय घटना हुई है उस पर सरकार त्वरित रूप से कार्रवाई की है, तभी तो गिरफ्तारियां हुई हैं, तभी वहां पर 144 लगे हैं और तभी वहां पे जो जितने भी लोगों को पकड़ा जा चुका है, ये धर्म देखकर तो पकड़ा नहीं गया है। जो लोग उपद्रवी हैं उनका कोई धर्म होता नहीं है, उनको उपद्रवी समझ के कानून प्रशासन ने उनको पकड़ा है और अभी भी तैनात होकर उसको रोकने का और उसको कंट्रोल करने का काम कर रही है। लेकिन अब भाजपा के एक एक नेताओं का, एक एक कार्यकर्ताओं का, चाहे सेंट्रल स्टेट लेवल पे हो, उनकी भाषा देखिए। वो 39 एमपी वहां पे हैं, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ सत्ता से बेदखल हुए और वह पूरे लोगों को वहां के जनता के उन चीजों को जानते हैं। उसके बावजूद भी बिहार पर यह आरोप लगाना बार बार कि बिहार जंगल राज का प्रदेश है, क्योंकि बस केवल सरकार बदल गई है इसलिए बिहार जंगल राज हो गया है। ऐसी बात नहीं है। आपको बहुत संवेदनशील तरीके से, मैंने आपको तकरीबन 2 मिनट तक सुना। मैंने आपको डिस्टर्ब इसलिए नहीं किया क्योंकि अक्सर विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता, खामोश कर दिया जाता है, लेकिन मैंने आपको सुना इसलिए क्योंकि मैं सुनना चाह रहा था कि 48 घंटे से ऊपर वक्त हो गया है। एक बार आप कहेंगे कि आपकी सरकार की भी नाकामी थी, पहली बार नहीं हुआ, ये 2018 में हुआ था, 10 जगहों पर हुआ था, यहां पर तब भी आग लगी थी। आप खुद कह रहे हैं कि रामनवमी का मौका है, रमजान का महीना चल रहा है, पुलिस को पता था, आप फ्लैग मार्च निकालती है आपकी पुलिस, उसके 1 घंटे बाद 100 राउंड गोली चलती है, 3 लोग को गोली लगती है, एक व्यक्ति मर जाता है। आप बीजेपी पर लाख आरोप लगाइए, कम से कम बिहार को तो बचाइए, आपका प्रदेश है। आप एक बार क्यों नहीं कह रहे, गृह मंत्रालय आपके मुख्यमंत्री के पास है, आप क्यों नहीं कह रहे गलत किया, कार्रवाई नहीं कर पाए, दाएं बाएं की बात क्या होती है, सीधे सीधे कहिए, बीजेपी कहने का मौका नहीं मिलेगा। आपने सारी बातें कर दी, एक बार अपनी सरकार पर नहीं उठाया सवाल। आप ही के तो लोग हैं, ये किसके लोग हैं? ये देखिए, ये जितनी बातें आप कह रहे हैं ये तो भाजपा कह ही रही है, लेकिन वो भी तो ये नहीं कर रही है कि गृह मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री भी वहां पर राज्य में है, ये तो नहीं कर रहे हैं आप।
या ये तो भाजपा नहीं कर रही है कि अरे हमारे सर, गृह मंत्री भी वहां पे हैं, वो उनको और विपक्ष वो का सुन- काम है सियासत करना, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था संभालना, आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी है। फिलहाल आप कुर्सी पर है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा, लेकिन जहां तक अब देखिए सरकार का मतलब जैसा भाजपा समझती है कि केवल रूलिंग पार्टी ही शासक है, ऐसा नहीं है। शासन का सत्ता का मतलब यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर चलाते हैं। सत्ता पक्ष कितना भी कोशिश कर लेगा, लेकिन जो विपक्ष में है वो लगातार। मेरे मन में एक सवाल आता है, तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर मुझसे कहा, यह सवाल जरूर पूछेगा। एक यूट्यूबर गलत काम करता है, आप लोग उसका पूरा बिहार पुलिस थ्रेड बना देती है कि इसका गोत्र ये है, इसके खाते में इतना पैसा है, फलाना है, धमाका है, सारी चीजें आती, घर का चौखट तो उखाड़ने पहुंच जाती है। कार्रवाई की आपने का गलत किया था। यहां पर अभी खबर आई कि एक व्यक्ति घर में बम बनाया जा रहा था, नाम तक नहीं बताया गया। यही सब दूसरा पक्ष कह रहा है कि जो आपकी सरकार पर आरोप लगता है कि आप लोग धर्म देखकर काम करते हैं, कि अगर उधर वाला है, जो आरोप आप बीजेपी पर लगाते थे वही काम आपकी पुलिस कर रही है। और बिहार पुलिस को लेकर लोग कह रहे हैं कि अगर बिहार पुलिस को पता होता कि ये सारी चीजें हो रही हैं, वो अब जानबूझकर सेलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं। तमाम महिलाओं ने हमने बाइक चलाई, वो कह रही हैं कि हमारे पतियों को उठा लेंगे आधी रात को, दूसरे पक्ष पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आरोप आप पर लग रहे हैं, इसकी गंभीरता को आप समझ रहे हैं? रमजान का महीना भी है, रामनवमी। बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। और आपको तुरंत अभी पता चल जाएगा कि जो कार्रवाई जिस तरीके से त्वरित रूप से वहां हुई थी, यहां भी उसी तरह से कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, समय इसलिए समय सरकार नहीं लगाती है, समय पकड़ने में जो लगता क्या है। इकबाल आपकी पुलिस का कि आपके फ्लैग मार्च के बाद 100 राउंड फायरिंग हो जाती है? ये इकबाल आपकी पुलिस का है कि आप फ्लैग मार्च करते हैं और पीछे फायरिंग हो जाती है? ये तमाम चीज सच है, उसके बावजूद ये भी सच है कि जो उपद्रवी है उसका भी एक अपना तरीका है, उसके बावजूद भी तो टाइम लगा ना। आप ये उस यूट्यूबर का नाम तो लिए, सारा चीज नाम ले, आपने भी ये बोलने में थोड़ा सा कमी कर दी, आप मानिएगा कि जो विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष जो है, जो उनका नाम लेकर उस यूट्यूबर का नाम लेकर उस वीडियो का हवाला देकर पूरे पक्ष को, पूरे सरकार को उन्होंने घेरा था, और उन्होंने तो एक बार माफी भी नहीं मांगी कि उन्होंने तो एक गलत को दूसरे गलत से हम जस्टिफाई कर देंगे। चूंकि आप उस बात को ला रहे हैं बार-बार। मैं उस बात को इससे लाया हूं क्योंकि उस व्यक्ति का गोत्र से लेकर उसका बैंक खाता सब जारी कर दिया गया। क्या वही पैमाना यहां क्यों नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल वही। देखिए, हर तरीका एक ही होता है, किसी भी अपराधी को पकड़ने का तरीका ही होता है, और पुलिस के पास ऐसा नहीं है कि पार्ट एक के लिए है और पार्ट दो। अरविंद वाजपेयी जी, आप एलजेपी से हमारे साथ हैं, आपने नवल किशोर जी को भी सुना, बीजेपी कांग्रेस, सबसे मैंने सवाल पूछे और कोशिश की कि सबसे उसी लहजे में सवाल पूछा जाए। क्या जो बात नवल किशोर जी कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल बैलेंस कार्रवाई हो रही है, पुलिस काम कर रही है और बीजेपी माहौल खराब कर रही है, यही आपको नजर आ रहा है? या आप मानते हैं कि नहीं, घनघोर फेलियर है क्योंकि सरकार में गठबंधन बदला है, मुख्यमंत्री वही है, ये गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी उनकी है, और अगर ये नाकामी है तो इस बार सीधे सवाल पूछे जाएंगे कि बिहार क्यों जल रहा है, और जल रहा है तो जिम्मेदार क्यों वो नहीं है? देखिए, गठबंधन कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना काम करने का तरीका है, और गृह मंत्रालय भी हमेशा उन्हीं के पास रहता है, और वो किसी की सुनते भी नहीं है। ये सब तय है बातें, सबको मालूम है ये बातें। देखिए, सवाल ये है कि इतना संवेदनशील विषय है और एक 15 साल के लड़के की मौत भी हो गई है, बम फट रहे हैं, बम बनाए जा रहे हैं, बम फट रहे हैं, और ये शोभा यात्रा कोई पहली बार नहीं निकल रही है, सालों साल से निकलती चली आ रही है, और वो इलाका भी बड़ा सेंसिटिव है। उसके बावजूद जब ये यात्रा निकल रही थी तब फ्लैग मार्च क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं इंतजाम किए गए? जब इनको मालूम है कि गृह मंत्री की मीटिंग है सासाराम में, तो इस तरह का माहौल क्यों बनाया गया जानबूझ के? मैं भी कह सकता हूं, क्या ये नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र था नालंदा, वहां से शुरुआत होती है तो इसका मतलब कोई साजिश रची गई है? क्या अमित शाह के विजिट से ये लोग डर गए थे क्या? राजनीति के साथ साथ ये सारी सीमाएं पार कर देंगे? अभी तक कोई जांच कमेटी नहीं बनी है, अभी तक किसी एसपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये देखिए आप, मतलब आप ऐसे आरोप तो लगा दोगे, लेकिन आपके एक्शंस क्या बोल रहे हैं? एक्शन तो बताएंगे ना। सेकुलरिज्म की दुहाई देते हो, आप ऑर्डर निकालते हो कि रमजान के महीने में मुस्लिम भाई जो हमारे हैं वो 1 घंटा पहले आ सकते हैं और 1 घंटा पहले छुट्टी कर सकते हैं। रामनवमी में जो व्रत रखते हैं उनके लिए कुछ नहीं। आपका चश्मा खुद ही बदल गया है। देखिए, तुष्टीकरण करते करते आपने समाजवाद का कंबल भी उठाकर फेंक दिया है। और लेकिन वारिस पठान तो कह रहे हैं कि उनकी कई मस्जिदों को जला दिया गया, वो कह रहे हैं कि मस्जिदों के सामने तलवार लहराई गई। आप वारिस पठान जी को सुन गलत बात है, ये भड़काने वाली बात है। नो, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं उस वक्त रोकना चाहता था, मैंने रोका नहीं। ये जानकारी भड़काने वाली जानकारी है।
झूठ बात है अभी जो अभी आपकी श्वेता ने रिपोर्ट दिखाई है उसमें उसने साफ बोला कि दोनों तरफ नहीं अभी आप अरे बोलिए नहीं, आप झूठी बात बारिश आपके पास आ रहा है, उसके बाद आप ही से रिएक्शन होगा। एक बार सुन लेते हैं अरविंद जी को। ग्राउंड से बारिश एक बार सुन लेते हैं, मैं आ रहा हूँ जेडीयू के पास ही मैं आऊंगा। श्वेता ने अभी रिपोर्ट दिखाई है, आप जी श्वेता ने अभी रिपोर्ट दिखाई है, उसमें उसने साफ साफ कहा कि घर चल रहे हैं, दोनों तरफ से बराबर नुकसान हुआ है। ये आप मत करिए इस तरह की बातें कि हमारे मदरसे जला दिए या इससे और दिक्कत होगी, ये मिसकम्युनिकेशन ना करिए प्लीज। मैं तो आपको फोटो दिखा रहा हूँ ना। सैयद अफजल साहब, क्योंकि सरकार आपकी है, सैयद अफजल साहब सरकार आपकी है, आप तो रमजान में रोजा भी उसके बावजूद यहाँ पर मौजूद है। वारिस पठान ने भी कहा कि 11-12 मस्जिद जला दी गई है। आप तो सरकार की पार्टी से, जेडीयू से हैं, ये हकीकत है, क्योंकि आप वेरीफाई कर सकते हैं इसे सोशल मीडिया की बात से हटकर। मैं तब शुरू में ही मैंने कहा नुकसान तो हुए हैं, नुकसान क्यों हुए, एक तरफा नुकसान हुए, दोनों तरफ से हुए। प्रशासन की कमी हो सकती है, लेकिन एक बात मैं कहूं, एक बात भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनसे आज इस तरह की उम्मीद में टीवी चैनल पर कि हिंदू मुसलमान की वो बात करें कि रमजान के महीने में 1 घंटा पहले होता है रामनवमी, क्यों नहीं? क्या यहाँ मुसलमानों की हुकूमत है? क्या यह हिंदू क्या मुस्लिम मुख्यमंत्री है? हमने कब मांग किया? डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह की बात करना। मैं 25 साल से जानता हूँ, लोजपा के टाइम जाना हूँ, आज अपनी नहीं देना चाहिए, आपको शोभा नहीं देता। आप रामनवमी को छुट्टी दीजिए, कहीं दीजिए, कोई मुसलमान इस पर भेदभाव मैंने कहा है सेकुलरिज्म की दुहाई देते हुए आप इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते, मैंने ये कहा है आपकी जुबान से, क्योंकि एक बड़े वकील भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे इस वक्त। अच्छा सैयद साहब, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, सैयद साहब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, तकरीबन 100 राउंड गोली जो है आज हमारे सहयोगी बता रहे थे वहां पर चली है, तो ये सारे वैध तो हथियार होंगे नहीं, इतने सारे अवैध हथियार आ गए होगा, आपकी पुलिस को कानो कान खबर नहीं है, और आपके फ्लैग मार्च के बाद ये हुआ, ये विफलता नहीं है आपकी सरकार की? बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, कुछ लाइसेंसी होंगे, कुछ लाइसेंसी होंगे, इलीगल होंगे, मैं दोनों तरफ से होगा, मैं तो मान रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या सरकार अभी 24 घंटा के अंदर में 109 लोगों को अरेस्ट कर रही है, तो वहां तो भेदभाव तो नहीं कर रही है, और जो भी कल्पित है, जो भी दोषी है, उनको पकड़ा जा रहा है। सरकार के संज्ञान में आने के बाद ठीक है, आपकी बात समझ गए सर, कल से लगातार ठीक है सर, आपका रोजा भी है, थोड़ा सा अपने गले का भी ख्याल रखिए, थोड़ी ऊर्जा भी आप बचा लीजिए अपनी। वारिस पठान साहब, संजय सिंह के पास में जाऊं उससे पहले एक बार मैं आपके पास आऊंगा। देखिए एलजेपी भी कह रही है कि आप लोग भड़काइए मत सर, पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, हमने भी रिपोर्ट दिखाई है। आप जो दावा कर दे रहे सोशल मीडिया पर, कई बार दावे ज्यादा हो जाते हैं, कई वीडियोस बाद में गलत निकलते हैं, तो अभी थोड़ा सा एहतियात बरतिए, ऐसा एलजेपी आपसे गुजारिश कर रही है, और हम भी आपसे गुजारिश करें कि थोड़ा सा फैक्ट वेरीफाइड हो जाए एक बार, उसके बाद हम कहें कि केवल 12 मस्जिद एक तरफा फूंक दी गई है। देखिए शुभांकर सुनिए मेरी बात। शुभांकर, मेरी सबसे पहली बात तो ये कि मैं हर तरह के वायलेंस का खंडन करता था, करता रहूंगा, मैंने कभी वायलेंस का समर्थन नहीं किया, लेकिन ये सरकार क्या कर रही थी बताइए ना, जब मस्जिदों को जला दिया जा रहा था। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से दरखास्त भी कर रहा हूं रोज कि आप कायदे कानून का पालन कीजिए, कायदा कानून हाथ में मत लीजिए, वायलेंस का कोई इसमें वो नहीं होना चाहिए। आप सरकार पे भरोसा रखिए, मगर सरकार क्या कर रही है? सरकार अब तक उन दोषियों को क्यों अरेस्ट नहीं कर रही जो मस्जिदों के अंदर घुस के आगजनी की, तलवार लेके जा रहे हैं, मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडा फैलाया जा रही है? तो सरकार क्या चाहती है? ये सरकार भी नहीं भगत है। दो चार शब्द दूसरे पक्ष के लिए बोल दिए सर, दो चार शब्द कम से कम बोल दीजिए सर, इंसान होता है, रमजान का महीना चल रहा है सर, इस तरह का कोई बात नहीं हुई है। नहीं गलत बात है ये। आप झूठ बोल रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए शुभांकर, आप मौजूद थे, मैं मौजूद था, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है कि किस तरह से बिहार देने का, इस तरह से मस्जिद को आग लगाया गया, मामला बहुत संवेदनशील है, किस तरह अभी कंट्रोल में नहीं है हालात। सबसे कायदे कानून का पालन करिए, किसी को आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ा आप लोग को ऑडियो स्लो किया जाए, क्योंकि मैं जी मैं आपके पास आऊंगा। नवल किशोर जी, अमित शाह जी ने आज केंद्रीय सुरक्षा बलों को बिहार भेजने का फैसला किया, राज्यपाल से बात हुई, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, समय क्योंकि खत्म होने वाला है, इसका स्वागत कर रहे हैं आप, क्योंकि अल्टीमेटली बिहार तो सुरक्षित हो जाएगा अगर केंद्रीय सुरक्षा बल भी आते हैं, लोगों में सुरक्षा का भाव होना चाहिए। और श्वेता जी ने रिपोर्ट भी दिखाई, वहां पर लोग कह रहे थे कि अगर फौज आती है थोड़ा सा उनके अंदर एक भरोसा कायम हो जाएगा, जो शायद आप लोग नहीं दे पाए हैं। देखिए, जो संघवाद का अपना एक नियम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, उसमें मुख्यमंत्री से उनको बात करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं बात किए, या अहंकार है, ये कौन सा संघवाद है, अहंकारी संघवाद है, ये क्या है। लेकिन
गवर्नर से डायरेक्ट बात करके उन्होंने कोई भी काम किया, अगर वो उसके हिसाब से अगर कोई काम ठीक होता है तो हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन संघवाद के नजरिए से यह बहुत ही घातक है कि ये एक आदमी और एक सत्ता हासिल करने के लिए अगर वो वहां के चुने हुए सरकार को, जो लोकप्रिय सरकार है, जो वहां के जनता के इमोशंस का रिप्रेजेंट करती है, उसको दरकिनार करके साइडलाइन करके कोई आप कह रहे हैं रास्ता निकालना तरीका जो है वो गलत है, मंशा भले अच्छी हो, तरीका गलत है। अब एक आखिरी बार आपसे एक्शन लेता हूं मैं, आप मानते हैं कि नाकामी हुई है? नहीं, देखिए, अगर काम सरकार जब गिरफ्तारी कर रही है, सारे पुलिस प्रशासन उस पर लगे हुए हैं, आप कैसे कहेंगे कि नाकामी है? कि आप कह सकते हैं और भाजपा कह सकते हैं। ठीक है सर, इसी अगर मगर में कई सारे सवाल हैं जो सवाल हमने उठाए थे। देखिए, इस कार्यक्रम में हमने कोशिश की है समझने की कि 100 राउंड गोली चल जाती है, एक व्यक्ति 15 साल की उम्र का मौत हो जाती है, एक तरफ से कहा जा रहा है मस्जिदें फूंक दी गई, एक तरफ से कहा जा रहा है दुकानें जला दी गई, आग अभी भी जल रही है, बिहार धधक रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि नाकामी इसे कैसे कह दें। ये अपने आप में बहुत कुछ एक महीन लकीर है। हमारी कोशिश थी दंगल में समझने की इस पूरे विषय को। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हमारी कोशिश थी हर सवाल का जवाब समझा जाए। बाकी जनता खुद समझदार है, वो समझती है किसके कहने के मायने क्या निकलते हैं।